स्टूडेंट्स, आज हम औरंगजेब की धार्मिक नीति को पढ़ेंगे। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर्स में अकबर, जहांगीर, शाहजहां की धार्मिक नीतियों को पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी औरंगजेब की धार्मिक नीति क्या है। प्रमुख पहलू है क्या बेटा? जो औरंगजेब की धार्मिक नीति है वो मुगल इतिहास में एक निर्णायक मोड़ मानी जाती है। ठीक है, तो औरंगजेब की जो धार्मिक नीति है उसको मुगल इतिहास में क्या माना जाता है? एक निर्णायक मोड़। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने क्या किया था? इसने अपने पूर्ववर्ती शासकों, जो उसके पूर्वज थे, पूर्ववर्ती शासकों के जो उसके पूर्ववर्ती शासकों की जो उदार नीति थी, उदार नीति या उदार की बात कर रहे हैं धार्मिक नीति की, तो उस उदार नीति के विपरीत इसने अपनाई थी कैसी? अधिक रूढ़वादी, या इसको ऐसे कहें कि इसने उदार धार्मिक नीति के विपरीत अपनाई थी सुन्नी इस्लाम के प्रति, सुन्नी इस्लाम की ओर झुकाव, सुन्नी इस्लाम की ओर झुकाव की एक कठोर दृष्टिकोण वाली। ठीक है, या इसको यूं कह दो, कठोर इस्लामिक नीति। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या रहा होगा बेटा? इसका उद्देश्य था बेटा कि जो मुगल साम्राज्य है उसको अधिक रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव इस्लामिक राज्य बनाना, या इस्लामिक राज्य के रूप में स्थापित करना। ठीक है, हालांकि इस नीति को अपनाने के लिए औरंगजेब जो है उसकी व्यक्तिगत धार्मिक कट्टरता का परिणाम नहीं थी इसकी कठोर इस्लामिक नीति। हम कह ये रहे हैं कि जब औरंगजेब ने एक कठोर इस्लामिक नीति अपनाई तो इसके पीछे उसका सिर्फ कट्टर इस्लामिक होना या कट्टर मुस्लिम होना जरूरी नहीं था, या उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियां, ठीक है, कहीं न कहीं उन परिस्थितियों का भी क्या थी? प्रतिबिंब थी इसकी धार्मिक नीति। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि औरंगजेब की जो धार्मिक नीति उसके प्रमुख पहलू क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं औरंगजेब की धार्मिक नीति के प्रमुख पहलू। तो सबसे पहली बात, जजिया कर जो हमने देखा था गैर मुस्लिमों से किया जाता था, जजिया को पुनः लागू करना। ठीक है, 1679 में उसने जजिया को दोबारा से लागू कर दिया। ठीक है, जिससे जो गैर मुस्लिम जनता थी, विशेषकर हिंदू, गैर मुस्लिम जनता स्पेशली हिंदू, ठीक है, तो इनमें क्या हुआ? इनमें असंतोष व्याप्त हो गया। ठीक है, दूसरी बात, मंदिरों का विध्वंस और नए मंदिरों के नए निर्माण का रोक लगा दी। औरंगजेब ने क्या किया बेटा? कुछ जो मौजूदा मंदिर थे उस समय, जैसे कि मथुरा का केशव राय मंदिर, इसको तोड़वाया। इसके अलावा बनारस के मंदिर, ठीक है, तो ये क्या है? इन सबको तोड़ा इसने, और क्या किया? जो नए मंदिर बन रहे थे उनके निर्माण पर भी रोक लगा दी। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। हालांकि उसने कुछ जो अन्य जो गैर मुस्लिम धार्मिक स्थल थे, गैर मुस्लिम धार्मिक स्थल और धर्माचार्य, अन्य धर्मों, इस्लाम के अलावा अन्य धर्मों को मानने वाले जो विद्वान धर्माचार्य थे, उनको
उसने अनुदान नहीं दिया, तो उल्लेखनीय बात थी। ठीक है, अगली बात तीसरी, उसने क्या किया, शरिया कानून यानी कि इस्लामिक कानून, शरिया कानून का सख्ती से प्रवर्तन या सख्ती से लागू करवाना। ठीक है, शरिया कानून का अर्थ होता है इस्लामिक कानून। ठीक है, उनको सख्ती से लागू करवा रहा था। उसके जो परंपराएं थी, उसने दरबार में संगीत बंद करवा दिया, संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, कुछ परंपराएं चली आ रही थी जैसे तुलादान, झरोखा दर्शन। ठीक है, इसको बंद करवा दिया, राइट। और जो शराब और भांग के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया, उनको बता दिया कि ये सब जो है ये गैर इस्लामिक है। ठीक है, ये सब गैर इस्लामिक है। अगली बात, जो सरकारी पद थे वहां से हिंदुओं को हटाने लगा। हालांकि औरंगजेब के समय सर्वाधिक संख्या में हिंदू मनसबदार थे, सर्वाधिक संख्या में हिंदू मनसबदार थे, लेकिन फिर भी उसने अपने शासन के शुरुआती दौर में स्टार्टिंग में क्या किया, जो पोस्ट थी सरकारी पोस्ट, उनके क्या किया, हिंदुओं को हटाया और जो रूढ़िवादी इस्लामिक लोग थे, ठीक है, उनको नियुक्त करने लगा। ठीक बेटा, तो ये बात होगी। एक बात और कर लेते हैं यहाँ पे, सिखों के प्रति कठोर नीति। औरंगजेब ने क्या किया बेटा, कि सिखों के जो 9 गुरु थे, 9वें गुरु, क्या नाम उनका, गुरु तेग बहादुर। जब गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम मानने से, इस्लाम को अपनाने से जब मना कर दिया, तो उनको फांसी हुआ। इससे क्या हुआ, इससे जो सिख है, सिख जनता है, उसमें कहीं ना कहीं क्या हो गया, वो नाराज हो गई। ठीक है, तो ये हमने इसके मुख्य पहलू देख लिए। अब हमने चूंकि कहा कि उस समय की राजनैतिक वास्तविकताएं थी, कुछ ऐसी राजनैतिक परिस्थितियां थी, इसीलिए औरंगजेब ने ये धार्मिक कट्टरता वाला रुख अपनाया। ठीक है, देखिए जरा क्या राजनैतिक वास्तविकताएं थी। ये तो हमने उसके धार्मिक नीति के पहलू विशेषताएं देखी। ठीक है, अब देखिए क्या उसके सामने राजनीतिक वास्तविकताएं और उसकी क्या मजबूतियां थी। पहली चीज, उत्तराधिकार का संघर्ष है। क्या बेटा, जैसा आप सभी लोग जानते होंगे, औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को उसने कैद करवा दिया था और अपने भाइयों की हत्या करके उसने सिंहासन प्राप्त किया था। ठीक है, तो अब उसकी वैधता पर सवाल उठ रहे थे, उसकी वैधता पर सवाल उठ रहे थे। तो उसने अपनी वैधता सुनिश्चित करने के लिए जो कट्टर इस्लामिक पहचान स्थापित करनी चाहिए। ठीक है, कट्टर इस्लामिक पहचान स्थापित करना। ठीक है, दूसरी चीज, ये पहली बात होगी। दूसरी बात ये बेटा, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। क्षेत्रीय शक्तियां कौन कौन सी, क्योंकि औरंगजेब को क्षेत्रीय शक्तियों को भी क्या रखना था, काबू में रखना था, जैसे कि मराठा, ठीक है, राजपूत। अगली बात, जाट और सतनामी, ठीक, और सिख। पता है औरंगजेब ने अपने शासन के अंतिम 25 वर्ष, ठीक है, उसने दक्कन में बिताए थे। किस लिए, मराठों और अन्य जो विद्रोही शक्तियां थी दक्षिण भारत में, दक्कन यानी कि दक्षिण भारत,
तो दक्षिण भारत में उसने 25 वर्ष बिताए थे मराठों और अन्य विद्रोही शक्तियों को काबू में करने के लिए, और ये कर भी नहीं पाया। मराठा विद्रोही शक्तियों को जो उनके विद्रोह होते थे उनको काबू करने में बेचारा दक्षिण भारत में ही बना रहा। ठीक है, अब दूसरी बात, राजपूतों से भी जो संबंध थे वो भी सामान्य नहीं रहे पहले की अपेक्षा। ठीक, तीसरी बात, जाट और सतनामी ये कृषक समुदाय है, इन्होंने भी विद्रोह किए औरंगजेब के समय। ठीक है, अगली बात, सिख। अब सिखों के जब गुरु तेग बहादुर को उसने फांसी दिलवा दी तो सिख जो है वो जुझारू समुदाय के रूप में उभरा। ठीक है, तो एक ये चुनौती हो गई औरंगजेब के सामने। ठीक है, तो इस तरीके से उसके सामने क्षेत्रीय शक्तियों की चुनौती भी थी। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं, वो है हमारा जागीरदारी संकट। जागीरदारी संकट या इसको आर्थिक संकट कहेंगे, है क्या बच्चा? औरंगजेब के समय तक आते आते बहुत बड़ी मात्रा में जागीरें दी जा चुकी थी, इसलिए जागीरों की संख्या में कमी हो रही थी। जागीरों की संख्या में कमी हो रही थी। ठीक है, तो लोग बढ़ते जा रहे थे। ठीक, अब खजाना भी खाली हो रहा था लगातार। पहले तो ये देखो, जागीरों की संख्या में कमी हो रही है और लगातार सैन्य अभियान कर रहा है। ठीक, लगातार सैन्य अभियान कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, राजकोष या जो राजकीय खजाना है वो भी क्या हो रहा था, खाली हो रहा था। तो अब चूंकि राजकोष भरना था, इसके लिए उसने कठोर जो नियम थे वो लगाए, जैसे कि जजिया को पुनः लागू कर दिया। तो राजकोष भरने के लिए उसने क्या किया, कठोर आर्थिक नियम लागू कर दिए, जैसे कि जजिया। अब जजिया टैक्स आएगा तो कुछ ना कुछ तो राजस्व इकट्ठा होगा ही। ठीक है, ये बात हो। अगली बात और आखिरी बात वो है उलेमा वर्ग। उलेमा वर्ग, ठीक है, तो उलेमा वर्ग जो है बेटा, ये इस्लामिक धर्मगुरु, इस्लामिक जो धर्मगुरु हैं उनका दबाव था औरंगजेब के ऊपर। किस बात का, कि आप राज्य को एक कठोर इस्लामिक राज्य के रूप में स्थापित करें। क्यों? क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, अकबर के समय तो ऐसा नहीं था, तो इसलिए उलेमा वर्ग का औरंगजेब के ऊपर दबाव था कि आप एक कठोर इस्लामिक राज्य स्थापित करें। और इनकी उलेमा वर्ग की मांगों को कुछ हद तक पूरा करने के लिए औरंगजेब अपने आप को कट्टर इस्लामी दिखा रहा था। उसने कहा, उसने खुद को घोषित किया इस्लाम का रक्षक। ठीक है, दूसरी बात जिंदा पीर, जिससे लगे कि हाँ वो एक कठोर इस्लामिक व्यक्ति है। ठीक है, तो इस तरीके से वो कुछ ना कुल मिलाकर अपनी वैधता सुनिश्चित कर रहा था। वो जिन परिस्थितियों में शासक बना था और फिर उसके सामने जो अन्य चुनौतियां थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा, औरंगजेब की धार्मिक नीति पूर्ववर्ती शासकों से कहीं ना कहीं विचलित हुई, और उस विचलन के पीछे क्या 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 बातें जिम्मेदार थी उसको हमने डिस्कस कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।